स्वागत है आपके अपने सबसे विश्वसनीय और ज्ञानवर्धक चैनल। आज का यह एपिसोड केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण प्रशिक्षण सत्र है। आज हम खेती के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो पिछले 50 सालों की रासायनिक चकाचौंध में कहीं खो गया था। आज हम बात करेंगे आपकी मिट्टी की असली ताकत के बारे में। हम बात करेंगे उस संजीवनी की जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप अपनी बंजर होती जमीन को फिर से सोना उगलने वाली जमीन बना सकते हैं। जी हां, आज का हमारा विषय है जीवामृत, और आज हम इसकी ऊपरी बातें नहीं करेंगे। आज हम इसके विज्ञान के महासागर में गोता लगाएंगे। अक्सर किसान भाई जीवामृत को केवल एक देसी घोल मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ड्रम जीवामृत में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जितनी पूरी दुनिया की आबादी भी नहीं है? क्या आप जानते हैं कि जब यह घोल मिट्टी में जाता है तो 6 इंच नीचे अंधेरे में क्या हलचल होती है? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो आप अपना काम निपटाकर चाय का प्याला लेकर आराम से बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी खेती के नजरिए को पूरी तरह बदलने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ी और हमारी मिट्टी बीमार क्यों है। देखिए, 1960 के दशक से पहले हमारे देश में रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी नहीं थे। फिर भी हमारे पूर्वज हजारों सालों से खेती कर रहे थे। तब मिट्टी को भोजन कौन देता था? जवाब है प्रकृति का अपना चक्र। जंगल में कोई खाद डालने नहीं जाता, फिर भी वहां के पेड़ सबसे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी जिंदा है। हमारी मिट्टी भी कभी ऐसी ही थी, लेकिन हरित क्रांति के बाद हमने मिट्टी को एक नशा लगा दिया। हमने सोचा कि हम बोरी से खाद डालकर पौधे को बड़ा कर लेंगे। हमने यूरिया डाला, पौधे हरे हुए। हमें लगा हमने जंग जीत ली, लेकिन उस यूरिया और डीएपी ने धीरे धीरे हमारी मिट्टी के उन करोड़ों मित्रों को मार दिया जो प्राकृतिक रूप से खाद बनाते थे। केंचुए गायब हो गए, मित्र कीट मर गए और मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई। आज स्थिति यह है कि हम खाद की मात्रा हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा। इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं, यानी लागत ज्यादा मुनाफा कम। जीवामृत इसी चक्र को तोड़ने का हथियार है। यह कोई खाद नहीं है, यह एक कल्चर है। यह उन खोए हुए जीवाणुओं को वापस बुलाने का निमंत्रण है। अब हम इस चर्चा को थोड़ा और गहरा करते हैं और जीवामृत के पीछे के माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान को समझते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो हमारी और आपकी खेत की मिट्टी में दुनिया के सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, आयरन, सब कुछ हमारी मिट्टी में भरा पड़ा है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हमारी मिट्टी में इतना पोटाश है कि हम अगले 100 सालों तक भी खेती करें तो वह खत्म नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है कि यह सब अघुलनशील अवस्था में है, यानी यह फिक्स हो चुका है। जैसे आपके घर में गेहूं रखा है, लेकिन आप गेहूं नहीं खा सकते, आपको रोटी चाहिए। गेहूं को रोटी बनाने के लिए चक्की और रसोइयां चाहिए। मिट्टी में वो रसोइयां कौन है? वो हैं बैक्टीरिया, जैसे फॉस्फेट सॉल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया पीएसबी, जो पत्थर बने फास्फोरस को घोलकर पौधे को पिलाते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर, जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर जड़ों में जमा करते हैं। रसायनों ने इन रसोइयों को मार दिया है। जीवामृत का काम है इन रसोइयों की फौज तैयार करना और उन्हें खेत में वापस भेजना। जब हम जीवामृत बनाते हैं तो हम ड्रम के अंदर इन बैक्टीरिया का प्रजनन करवाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं और फिर उन्हें खेत में छोड़ देते हैं। आइए अब एक एक करके उन 5 महाशक्तिशाली सामग्रियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं जिनसे जीवामृत बनता है। हम सिर्फ सामग्री का नाम नहीं लेंगे, बल्कि यह जानेंगे कि विज्ञान की दृष्टि से वही सामग्री क्यों चुनी गई। सबसे पहली और सबसे मुख्य सामग्री है देसी गाय का गोबर। यहाँ बहुत से किसान पूछते हैं कि क्या भैंस का गोबर चलेगा, क्या जर्सी या होल्स्टिन गाय का गोबर चलेगा? इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब देसी गाय के गोबर की जांच की तो पाया कि देसी गाय की आंत, जिसे हम गट कहते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सूक्ष्म जीवों का वास है। देसी गाय के 1 ग्राम ताजे गोबर में 300 से 500 करोड़ लाभकारी जीवाणु होते हैं।
जबकि जर्सी या भैंस के गोबर में मिथेनोजेन बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं जो गर्मी और गैस पैदा करते हैं और लाभकारी जीवाणु बहुत कम होते हैं। देसी गाय के गोबर में लिग्निन, सेलुलोज और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। और ध्यान रहे, गोबर जितना ताजा होगा परिणाम उतना ही चमत्कारिक होगा, क्योंकि जैसे जैसे गोबर सूखता है उसके अंदर के बैक्टीरिया सुप्त अवस्था में चले जाते हैं या मर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि गोबर उसी दिन का हो। दूसरी सामग्री है गोमूत्र। गोमूत्र खेती के लिए अमृत क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटीवायरल है। जब हम जीवामृत डालते हैं तो गोमूत्र मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद जैसे जड़ गलन वाली फफूंद को दबा देता है। दूसरा कारण, गोमूत्र में यूरिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सुपाच्य नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा इसमें यूरिक एसिड, खनिज लवण और कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की वृद्धि को तुरंत शुरू कर देते हैं। गोमूत्र आप कितना भी पुराना ले सकते हैं, यह कभी खराब नहीं होता, बल्कि जितना पुराना होता है उतना ही तेज असर करता है। तीसरी सामग्री जो इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है वो है गुड़। अक्सर लोग सोचते हैं कि गुड़ सिर्फ मिठास के लिए है। नहीं दोस्तों, यहां गुड़ का काम बहुत ही टेक्निकल है। देखिए, बैक्टीरिया को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए यानी प्रजनन, रिप्रोडक्शन करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा भोजन है कार्बन। गुड़ गन्ने का सबसे शुद्ध रूप है और यह कार्बोहाइड्रेट और कार्बन का भंडार है। जैसे ही हम ड्रम में गुड़ डालते हैं, बैक्टीरिया उस पर टूट पड़ते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और वे 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 होने लगते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि 48 घंटों में उनकी संख्या अरबों खरबों में पहुंच जाती है। अगर गुड़ नहीं है तो आप गन्ने का रस, मीठे फलों का गूदा या खजूर का गुड़ भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग कभी न करें, क्योंकि चीनी में सल्फर होता है जो बैक्टीरिया को मार सकता है। चौथी सामग्री है बेसन या किसी भी दाल का आटा। यह बैक्टीरिया का प्रोटीन सप्लीमेंट है। अब आप सोचेंगे, बैक्टीरिया को प्रोटीन क्यों चाहिए? देखिए, हर जीव का शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स से बना होता है और नई कोशिका बनाने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी तत्व है। हमने गुड़ से उन्हें ऊर्जा तो दे दी, लेकिन शरीर बढ़ाने के लिए प्रोटीन हमें बेसन से मिलता है। जब बैक्टीरिया को गुड़, ऊर्जा और बेसन, प्रोटीन दोनों मिलते हैं तो उनकी सेल डिवीजन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आप चने का बेसन, उड़द, मूंग या अरहर का आटा ले सकते हैं, प्रोटीन दोनों मिलते हैं, ये तत्व है। हमने गुड़ से उन्हें ऊर्जा तो दे दी, लेकिन शरीर बढ़ाने के लिए प्रोटीन हमें बेसन से मिलता है। जब बैक्टीरिया को गुड़, ऊर्जा और बेसन, प्रोटीन दोनों मिलते हैं तो उनकी सेल डिवीजन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। आप चने का बेसन, उड़द, मूंग या अरहर का आटा ले सकते हैं। बस एक सावधानी रखनी है, सोयाबीन या मूंगफली का आटा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इनमें तेल, ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तेल पानी के ऊपर एक परत बना लेता है, जिससे ड्रम के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती और हमारे बैक्टीरिया जिन्हें सांस लेने के लिए हवा चाहिए वो दम घुटने से मर सकते हैं। इसलिए हमेशा बिना तेल वाली दालों का आटा ही लें। पांचवी और सबसे रहस्यमयी सामग्री सजीव मिट्टी। यह जीवामृत की जान है। हमें किसी बड़े बरगद, पीपल के पेड़ के नीचे की या किसी घने जंगल की या फिर खेत की मेड़ की ऐसी मिट्टी चाहिए जहां कभी कोई रासायनिक खाद या दवा न डाली गई हो। इसे हम विज्ञान की भाषा में इनोकुलम या मदर कल्चर कहते हैं। उस एक मुट्ठी मिट्टी में वो प्राचीन, ताकतवर और स्थानीय जीवाणु मौजूद हैं जो सदियों से प्रकृति ने सहेज कर रखे हैं। जब हम उस मिट्टी को ड्रम में डालते हैं तो हम उन शक्तिशाली जीवाणुओं को एक अनुकूल वातावरण, होटल जैसा माहौल दे रहे हैं जहां वे अपनी सेना बढ़ा सकें। यह दही जमाने के लिए जामन का काम करती है। अब हम बात करेंगे जीवामृत बनाने की सटीक और वैज्ञानिक विधि पर। यहां छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। आपको 100-200 लीटर का ड्रम लेना है। ध्यान रहे, ड्रम प्लास्टिक का ही हो। लोहे, तांबे या पीतल के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है,
क्योंकि जीवामृत बनते समय उसमें कई तरह के कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं जो धातु के साथ प्रतिक्रिया करके विषैला तत्व बना सकते हैं। ड्रम में लगभग 170 से 180 लीटर पानी भरें। पानी का भी ध्यान रखें। अगर आप बोरवेल का खारा पानी ले रहे हैं तो परिणाम थोड़े कम आ सकते हैं। मीठा पानी या नहर का पानी सर्वोत्तम है। अगर नल का पानी ले रहे हैं जिसमें क्लोरीन आता है तो उस पानी को एक दिन खुले में छोड़ दें ताकि क्लोरीन उड़ जाए, क्योंकि क्लोरीन बैक्टीरिया को मार देता है। अब इसमें 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन को अलग से बाल्टी में अच्छे से घोलकर ड्रम में डाल दें। आखिर में वो 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी डाल दें। अब आता है इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, घोल को चलाना या घुमाना। आपको एक लकड़ी का डंडा लेना है और घोल को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना है। दाएं से बाएं इसे एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा नहीं घुमाना है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है, जिसे हम वोर्टेक्स एनर्जी कहते हैं। जब हम किसी द्रव को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करता है। लेकिन इसका दूसरा और ठोस वैज्ञानिक कारण है ऑक्सीजन का संचार। हमारे जो मित्र जीवाणु हैं वे एरोबिक हैं। इसका मतलब है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। जब हम डंडे से गोल गोल घुमाते हैं तो पानी में एक गहरा भंवर वोर्टेक्स बनता है। यह भंवर ऊपर की हवा और ऑक्सीजन को खींचकर ड्रम के पेंदे तक ले जाता है। इससे पूरे घोल में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और बैक्टीरिया तेजी से सांस ले पाते हैं। अगर आप इसे नहीं घुमाएंगे तो ऊपर एक पपड़ी जम जाएगी, ऑक्सीजन नीचे नहीं जाएगी और नीचे के बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर घोल से बदबू आने लगेगी। इसलिए दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम 2-2 मिनट के लिए इसे घुमाना अनिवार्य है। अब सवाल आता है कि इसे कितने दिन रखना है। यह मौसम पर निर्भर करता है। सूक्ष्म जीव तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं और आपका जीवामृत मात्र 48 घंटे 2 दिन में तैयार हो जाता है। अगर सर्दी का मौसम है तो उन्हें अपनी संख्या बढ़ाने में समय लगता है, तब आपको 4 से 6 दिन का समय लग सकता है। आप कैसे पहचानेंगे कि जीवामृत तैयार है? जब आप ड्रम का ढक्कन बोरी हटाएंगे तो आपको एक खट्टी मीठी सिरके जैसी या खमीर उठने जैसी गंध आएगी। घोल का रंग भी बदलकर सुनहरा या गहरा भूरा हो जाएगा। ऊपर बहुत सारे बुलबुले और झाग दिखेंगे। यह संकेत है कि फर्मेंटेशन किण्वन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब यह घोल साधारण पानी नहीं बल्कि अरबों सूक्ष्म जीवों का एक महासागर बन चुका है। यहां एक सावधानी और, ड्रम को हमेशा छाया में रखें, पेड़ के नीचे या किसी छप्पर के नीचे। इसे सीधी धूप से बचाना है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इन नाजुक जीवाणुओं को पल भर में मार सकती हैं। और ड्रम के मुंह को कभी भी एयर टाइट कसकर ढक्कन से बंद न करें। उसे झूठ की बोरी या सूती कपड़े से बांधें। इससे गैस बाहर निकल सकेगी और हवा अंदर जा सकेगी। अगर ढक्कन कस दिया तो अंदर गैस का दबाव बन जाएगा और बैक्टीरिया ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। आइए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, जीवामृत का खेत में प्रयोग और उसके काम करने का तरीका। आखिर यह मिट्टी में जाकर करता क्या है? जब आप सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत को खेत में छोड़ते हैं तो यह एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे ही यह जीवामृत मिट्टी के कणों को छूता है, इसमें मौजूद बैक्टीरिया मिट्टी में फैल जाते हैं। सबसे पहला बदलाव जो आप देखेंगे वह है केंचुओं की वापसी। देखिए, देसी केंचुए हमारी मिट्टी के सबसे बड़े इंजीनियर हैं। वे जमीन में 10 से 15 फीट नीचे समाधि लेकर सो रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर की सतह पर रसायनों की गर्मी और जहर है। जीवामृत की गंध केंचुओं के लिए एक सिग्नल है कि ऊपर का माहौल अब अनुकूल और ठंडा हो गया है। वे पागलों की तरह ऊपर भागते हैं और जब लाखों केंचुए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो वे मिट्टी में करोड़ों अदृश्य छेद, पोर्स बना देते हैं। इन छेदों का महत्व बहुत बड़ा है। जब बारिश होती है या आप सिंचाई करते हैं तो पानी बहकर बाहर नहीं जाता, बल्कि इन छेदों के जरिए सीधा जमीन के भूगर्भ में उतर जाता है।
इससे आपका वाटर लेवल सुधरता है और सबसे बड़ी बात, इन छेदों के कारण पौधों की जड़ों तक भरपूर हवा पहुंचती है। विज्ञान कहता है कि पौधे की जड़ को 50% पानी और 50% हवा चाहिए। इसे वाफसा स्थिति कहते हैं। रासायनिक खेती में मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि हवा जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे जड़ें गलने लगती हैं। जीवामृत मिट्टी को इतना भुरभुरा बना देता है कि आप हाथ से ही मिट्टी खोद सकते हैं। जड़ों का विकास, रूट डेवलपमेंट, सामान्य से 3 गुना ज्यादा होता है और जड़ें जितनी गहरी होंगी, पौधा उतना ही आंधी तूफान में स्थिर रहेगा और पोषक तत्व उठा पाएगा। दूसरा बड़ा काम जीवामृत करता है ह्यूमस का निर्माण। जीवामृत मिट्टी में पड़े फसल अवशेषों, सूखी पत्तियों और जड़ों को बहुत तेजी से गलाता है। रासायनिक खेती में जो पराली या अवशेष सड़ने में 6 महीने लेते हैं, जीवामृत के बैक्टीरिया उसे 1 महीने में काला सोना यानी ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस मिट्टी की वो काली शक्ति है जो पानी को सोख कर रखती है। जिस खेत में ह्यूमस अच्छा है, वहां अगर आप 20 दिन भी पानी न दें तो भी फसल सूखेगी नहीं, क्योंकि ह्यूमस ने नमी को पकड़ रखा है। तीसरा काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जीवामृत में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे मित्र फफूंद अपने आप पनपते हैं। ये खेत के चौकीदार हैं। जब ये खेत में फैल जाते हैं तो ये हानिकारक फफूंद को जगह ही नहीं देते। इसे स्पेस कंपटीशन कहते हैं। जब खेत में अच्छे बैक्टीरिया भरे होंगे तो बुरे बैक्टीरिया के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इससे उकठा, जड़ गलन, कॉलर रॉट जैसी बीमारियों का खर्चा अपने आप बच जाता है। अब बात करते हैं प्रयोग विधि की। इसे देना कैसे है? अगर आप फ्लड इरिगेशन, खुला पानी देते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि मुख्य नाली, मेन कैनल पर ड्रम रख दें और उसमें एक टोटी लगा दें। टोटी को इतना खोलें कि जब तक आपके 1 एकड़ खेत में पानी चले, तब तक वह 200 लीटर का ड्रम धीरे धीरे खाली होता रहे। यह सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि पानी के साथ जीवामृत खेत के कोने कोने तक पहुंच जाता है। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई है, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। जीवामृत को ड्रम से निकालने के बाद उसे कम से कम 2-3 बार बारीक कपड़े से छानना होगा, नहीं तो गोबर या बेसन के कण ड्रिप के फिल्टर या नोजल को जाम कर सकते हैं। छानने के बाद आप इसे वेंचुरी के माध्यम से चला सकते हैं। लेकिन एक सुझाव यह है कि छानने के बाद जो ठोस कचरा बचता है उसे फेंके नहीं, उसे खेत में किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, वह भी शुद्ध खाद है। स्प्रे के रूप में प्रयोग। जीवामृत का स्प्रे फसलों के लिए एक टॉनिक का काम करता है। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब आप पहला स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 लीटर पानी में 5 से 10 लीटर छना हुआ जीवामृत मिलाना है, यानी 15 लीटर की टंकी में लगभग 1 से 1.5 लीटर जीवामृत। यह स्प्रे पत्तों पर क्लोरोफिल बढ़ाता है। आप देखेंगे कि स्प्रे के 24 घंटे बाद ही पत्तों का आकार चौड़ा होने लगा है और गहरा हरा रंग आ गया है। यह हरापन यूरिया जैसा नहीं होता जो बीमारी को न्योता दे। यह एक स्वस्थ हरापन है। जब फसल में फूल आ रहे हों या फल बन रहे हों, उस समय इसका स्प्रे बहुत फायदा करता है। यह फूलों को झड़ने से रोकता है और फलों में चमक लाता है। मात्रा, डोज कितनी होनी चाहिए? 1 एकड़ जमीन के लिए महीने में एक बार 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त है। यह मानक है। लेकिन अगर आपने अभी अभी रासायनिक खेती छोड़ी है और आपकी जमीन बहुत ज्यादा खराब या बीमार है, तो आप शुरुआत के 6 महीनों में हर पानी के साथ या हर 15 से 20 दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कोई ओवरडोज नहीं होती। अगर आप गलती से ज्यादा भी डाल देंगे तो भी यह नुकसान नहीं करेगा, बल्कि फायदा ही करेगा। अब चर्चा करते हैं कुछ आम गलतियों और सावधानियों की, जो अक्सर किसान भाई अनजाने में कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला। पहली और सबसे बड़ी गलती, जीवामृत और रासायनिक जहर का साथ साथ प्रयोग। किसान भाइयों, यह एक विरोधाभास है। एक तरफ आप बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत से जीवामृत बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप खेत में रासायनिक कीटनाशक या खरपतवारनाशी डाल रहे हैं। रसायन का मतलब ही है जीवन को मारने वाला। अगर आपने जीवामृत चलाया और 2 दिन बाद ऊपर से कीटनाशक छिड़क दिया, तो समझ लीजिए आपने अपने ही हाथों से अपनी मेहनत बर्बाद कर दी।
आपके सारे मित्र बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसलिए जीवामृत डालने के कम से कम 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक खेत में कोई भी रासायनिक गतिविधि न करें। सबसे अच्छा तो यही है कि धीरे धीरे रसायनों को पूरी तरह बंद कर दें। दूसरी गलती, समय सीमा, शेल्फ लाइफ। जीवामृत को बनाकर महीनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता। यह कोई बाजार की दवा नहीं है, यह एक लिविंग कल्चर है। जब तक ड्रम में गुड़ और बेसन है, बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद ड्रम का भोजन खत्म होने लगता है। तब बैक्टीरिया भूख से मरने लगते हैं या एक दूसरे को खाने लगते हैं और उनकी संख्या तेजी से घटने लगती है। इसलिए नियम बना लें, ताजा बनाओ, ताजा खिलाओ। बनाने के 7 दिनों के भीतर इसका प्रयोग कर लेना ही सर्वोत्तम है। तीसरी गलती, अपर्याप्त नमी। जीवामृत डालने के बाद खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया को तैरने और चलने के लिए नमी चाहिए। अगर आप सूखी जमीन में जीवामृत छिड़क देंगे तो वे काम नहीं कर पाएंगे। हमेशा सिंचाई के साथ या बारिश के बाद जब नमी हो तभी इसका प्रयोग करें। अब कुछ उन्नत एडवांस्ड बातें जो अनुभवी किसान प्रयोग करते हैं। क्या हम इसमें और कुछ मिला सकते हैं? जी हां, अगर आपके क्षेत्र में नीम के पत्ते, आक, मदार के पत्ते या सहजन, मुनगा के पत्ते मिलते हैं तो आप जीवामृत बनाते समय उनकी चटनी बनाकर डाल सकते हैं। सहजन में बहुत सारे विटामिन होते हैं, नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह आपके जीवामृत को और भी शक्तिशाली सुपर जीवामृत बना देगा। फलों के बागों में इसका प्रयोग कैसे करें? अगर आपके पास आम, अमरूद या नींबू का बाग है तो आपको ड्रिप की भी जरूरत नहीं। आप रिंग विधि अपनाएं। पेड़ के तने से 2-3 फीट दूर जहां पेड़ की छाया, कैनोपी खत्म होती है, वहां एक गोल नाली या रिंग बना लें। क्योंकि पेड़ की भोजन उठाने वाली जड़ें, फीडर रूट्स वहीं होती हैं। उस रिंग में जीवामृत डालें और मिट्टी से ढक दें। सूखे पत्तों की मल्चिंग कर दें। आप देखेंगे कि पेड़ की ग्रोथ में जो रुकावट थी वह दूर हो। जीवामृत के आर्थिक पहलू पर भी बात करना जरूरी है। आज खेती में सबसे बड़ा संकट लागत का है। यूरिया, डीएपी और दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया है कि किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता। जीवामृत की लागत क्या है? गोबर घर का, गोमूत्र घर का, मिट्टी खेत की। सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और बेसन बाजार से लाना है, यानी मुश्किल से 100 या 150 रुपए में आप 1 एकड़ की खाद तैयार कर लेते हैं। जहां आप हजारों रुपए खर्च करते थे, वहां अब मात्र 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर उत्पादन थोड़ा कम भी हुआ, जो कि नहीं होता, तो भी लागत कम होने से आपका शुद्ध मुनाफा बढ़ जाता है। और अंत में मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जीवामृत कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज डाला और कल जंगल खड़ा हो गया। यह एक तपस्या है। जब कोई मरीज आईसीयू से निकलता है तो वह तुरंत दौड़ने नहीं लगता, उसे ठीक होने में समय लगता है। आपकी मिट्टी भी आईसीयू में है, रसायनों की वजह से। जब आप जीवामृत शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले साल आपको थोड़ा कम उत्पादन मिले या फसल देखने में उतनी हरी भरी न लगे जितनी यूरिया से लगती थी। लेकिन घबराएं नहीं, धैर्य रखें। यह मिट्टी अपनी आदत बदल रही है। पहले साल मिट्टी खुद को ठीक करेगी, दूसरे साल से आपको परिणाम दिखने लगेंगे और तीसरे साल में आपकी मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि आपको बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी, दाने का वजन बढ़ेगा, चमक बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, उस अनाज का स्वाद बदल जाएगा। जो गेहूं या चावल जीवामृत से पैदा होगा, उसकी रोटी का स्वाद ही अलग होगा, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी। बाजार में भी अब ऐसे रसायन मुक्त अनाज की मांग बढ़ रही है और भाव भी अच्छा मिल रहा है। तो किसान भाइयों, यह थी जीवामृत की पूरी A to Z कहानी। हमने कोशिश की है कि विज्ञान के हर पहलू को छू सकें।